Good morning, students and my dear friends. Today is 29th of July 2022, Friday. Motivation of the day is when you stop chasing the wrong things, you give the right things a chance to catch you. आज के डिस्कशन में हम ये सारे न्यूज़ आर्टिकल कवर करेंगे। तो देख लेते हैं आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, और इसी के साथ हम पेज नंबर 4 पर दिए हुए दो आर्टिकल्स भी कवर करेंगे जो कि सिमिलर कंटेक्स्ट के हैं। इट मीन्स ये जो तीनों न्यूज़ हैं ये यूएस इकोनॉमी और फेडरल रिजर्व के रेट हाइक और रिसेशन को लेकर के है। तो इन तीनों न्यूज़ को हम एक साथ डिस्कस करेंगे इन ऑर्डर टू हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो देख लेते हैं पहला न्यूज़ आर्टिकल, मार्केट सर्च आफ्टर फेड सिग्नल्स स्लोअर रेट हाइक्स। थर्सडे को यानी कल यूएस फेडरल रिजर्व जो यूएसए का सेंट्रल बैंक है उसने अप्रॉक्सीमेटली 75 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट को हाइक किया, एंड दिस हाइक इज actually less in comparison to the previous expectations or forecast. So previously जो forecast करी गई थी, जो markets और economies और exports anticipate कर रहे थे कि approximately 75 BPS से ज़्यादा का या एग्रेसिव रेट हाइक पर यूएस फेडरल जा सकता है। बट थर्सडे को जो मीटिंग हुई यूएस फेडरल की, उसमें यूएस फेडरल ने डिसाइड किया कि 75 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ किया जाएगा, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट में हमें रैली देखने को मिली। क्यों रैली देखने को मिली? क्योंकि एंटिसिपेशन ये था कि जो यूएस फेडरल है ये एग्रेसिव रेट हाइक पर जाएगा, जिसकी वजह से जो इंटरेस्ट रेट है वो और ज़्यादा हाइक होंगे, और डेफिनेटली इंडिया से या इंडियन इकोनॉमी से एफपीआई और एफआईआईज का आउटफ्लो देखने को मिलेगा। हालांकि जिस तरीके से 75 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज़ किया है, तो डेफिनेटली दैट शोड अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल और डिज़ायर टू कर्ब द इन्फ्लेशन, बट येस इन अ स्लो मैनर। तो जो रिस्क एपेटाइट है इन्वेस्टर्स का वो थोड़ा सा बूस्ट अप हुआ बिकॉज ऑफ द ऑप्टिमिज्म दैट यूएस सेंट्रल बैंक वुड स्लो द पेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग, जिसकी वजह से इमर्जिंग मार्केट से स्पेशली इंडिया की अगर कंटेक्स्ट की बात करें तो इतना एफपीआई आउटफ्लो या इंस्टीट्यूशनल आउटफ्लो, फॉरेन आउटफ्लो या ओवरसीज आउटफ्लो, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो देखने को नहीं मिला, जिसकी वजह से जो सेंसेक्स है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.9% तक इंक्रीज हुआ। सेम पैटर्न हमें निफ्टी में भी देखने को मिला। निफ्टी ने भी अप्रॉक्सीमेटली 1.7% का गेन रजिस्टर किया टू द एंड ऑफ सेशन, एंड बोथ इंडाइसेस क्लोज एट देयर हाईएस्ट लेवल सिंस May 2। इसके अलावा यूएस के कुछ जो इकोनॉमिस्ट थे, एक्सपर्ट्स थे, उनके कुछ स्टेटमेंट की वजह से भी जो इन्वेस्टर्स हैं उनका सेंटीमेंट जो है वो थोड़ा सा सर्टन रहा, पॉजिटिव रहा, क्योंकि जो यूएस के इकोनॉमिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग अभी फ़िलहाल के लिए यूएस इकोनॉमी रिसेशन में नहीं जा रही है, एंड इट वाज नेवर इन रिसेशन बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग लेबर मार्केट। और यूएस फेडरल के अब जो भी रेट्स हाइक होंगे दैट विल डिपेंड ऑन द डेटा और इन्फॉर्मेशन कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, इंटरनेशनल मार्केट, उसी के अकॉर्डिंग यूएस फेडरल जो है वो पॉलिसी रेट हाइक या पॉलिसी टाइटनिंग पर जा सकता है। और इसी सारे ग्लोबल इवेंट की वजह से थर्सडे को foreign portfolio investor FPIs has bought share of worth rupees 1,638 crore, while the domestic investors to remain net buyers for the tune of 600 crore. So approximately ये बाइंग देखने को मिली, जिसकी वजह से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने ही गेन रजिस्टर किया। So this is the performance of India's benchmark indices. Nifty 50 ने भी गेन रजिस्टर किया। Nifty 50 has rallied nearly 11% after dropping to 13% low on June 17. टॉप निफ्टी प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो गेनर्स है बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स, इंडसइंड बैंक, अल्ट्राटेक। टॉप लूजर्स ओएनजीसी, आरआईएल, एचडीएफसी बैंक एंड एचसीएल टेक। और अगर सेक्टोरल परफॉर्मेंस को देखा जाए तो बैंकिंग ने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रजिस्टर करी, फॉलोड बाय रियलिटी एंड एफएमसीजी। इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज, प्राइवेट बैंक, ऑटो, बैंक, मेटल, इन सब की परफॉर्मेंस सेक्टोरल निफ्टी एनएससी सेक्टोरल इंडाइसेस भी अच्छी रही इन कंपैरिजन टू द देयर प्रीवियस परफॉर्मेंसेस। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप जो कि पेज नंबर 4 पर दी हुई है। एक्सपर्ट सी इन्फ्लेशन कैड रिलीफ आफ्टर फेड रेट हाइक्स।
जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि कल 75 बेसिस पॉइंट से यूएस फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट हाइक किया है। तो इकोनॉमिस्ट, जो इंडिया के इकोनॉमिस्ट हैं, उनका क्या एंटिसिपेशन है कि इस मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग से इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो इंडिया में इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि जिस तरीके से यूएस फेडरल रिजर्व पॉलिसी टाइटनिंग पर, पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन पर जा रहा है और उसका इम्पैक्ट अगर कमोडिटी प्राइसेस पर देखने को मिलता है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट हाई कर रहे हैं तो प्रॉबली जो कमोडिटी प्राइसेस हैं अगर वो स्लो डाउन होते हैं, अगर वो थोड़ा सा ईज आउट होते हैं, तो उसका इम्पैक्ट हमें इंडिया की डोमेस्टिक इन्फ्लेशन पर देखने को मिलेगा। कैसे? इंडिया की जो डोमेस्टिक इन्फ्लेशन है वो लोअर होगी और रिटेल प्राइस इन्फ्लेशन में गेट सम रिलीफ, जिसका इम्पैक्ट हमें इंडिया के कैट पर भी देखने को मिलेगा, दैट इज करंट अकाउंट डेफिसिट। तो ऐसा इंडियन इकोनॉमी के कुछ एक्सपर्ट्स और इकोनॉमिस्ट का मानना है कि अगर यूएस फेडरल रिजर्व के पॉलिसी रेट हाइक के बाद से अगर इंटरेस्ट रेट हाइक के बाद से अगर इन्फ्लेशन या कमोडिटी प्राइसेस जो है वो कम होते हैं, तो उसकी वजह से इंडिया में जो डोमेस्टिक इन्फ्लेशन है, कैड है, उसमें थोड़ा सा ईज आउट देखने को मिल सकता है। लोअर कमोडिटी प्राइसेस शुड ईज द प्रेशर ऑन द मंथली ट्रेड डेफिसिट नंबर्स एज वेल। हालांकि मोर और लेस इस बात पर भी डिपेंड करता है कि अगस्त में जो मीटिंग होने वाली है एमपीसी की, उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के मेजर्स लेता है। क्योंकि अगर इंडिया में रिटेल इन्फ्लेशन को हम देखें तो पिछले कुछ मंथ से जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो एमपीसी की जो टॉलरेंस लिमिट है उससे ज़्यादा बना हुआ है। क्या टॉलरेंस लिमिट है? 2 इज़ द मिनिमम एंड 6 इज़ द मैक्सिमम। तो यूएस फेडरल ने जो डिसीजन लिया है उसका एक्चुअल इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर कैसे देखने को मिलेगा, ये थोड़ा टाइम बाद विजिबल होगा, प्रोवाइडेड दैट आरबीआई किस डायरेक्शन में डिसीजन लेता है, आरबीआई कितने एग्रेसिवनेस से पॉलिसी टाइटनिंग या पॉलिसी रेट नॉर्मलाइजेशन पर जाता है। So this is the overall infographics. You can just have the glimpse of it. Retail inflation since April 2021 to June 2022, and this is CAD as a percentage of GDP. तो फाइनेंशियल ईयर 22 के क्वार्टर 1 में कितना करंट अकाउंट डेफिसिट रहा, क्वार्टर 2 में कितना करंट अकाउंट डेफिसिट रहा, क्वार्टर 3 में कितना करंट अकाउंट डेफिसिट या सरप्लस रहा, या क्वार्टर 4 में कितना डेफिसिट या सरप्लस रहा। And these are the various projections of MPC repo rate hike in the upcoming August meeting. तो most of the जो banks हैं, experts हैं, they are anticipating कि Reserve Bank of India इस बार 25 basis point से लेकर के approximately 60 basis point तक का increase कर सकते हैं पॉलिसी रेट में। सो ऑल दीज आर द स्पेकुलेशन, लेट्स सी कि अगस्त की मीटिंग में क्या होता है। हालांकि यूएस के जो फेडरल रिजर्व ने जो रेट हाई किया है उसकी वजह से एक्सपर्ट्स इंडियन इकोनॉमी में थोड़ा सा इन्फ्लेशन ईज आउट एंटिसिपेट कर रहे हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, रुपी बॉन्ड गेन डिस्पाइट यूएस रेट हाइक। अभी फर्स्ट न्यूज़ में ही हमने डिस्कस किया कि जिस तरीके से 70 बेसिस पॉइंट का यूएस फेडरल ने रिजर्व किया, उसको देखते हुए इकोनॉमिस्ट, मार्केट पार्टिसिपेंट्स, दे आर एंटिसिपेटिंग कि जो यूएस फेडरल का जो अप्रोच है पॉलिसी टाइटनिंग को लेकर के वो स्लोअर है। जो एंटिसिपेट किया गया था जितना एग्रेसिव, उतना एग्रेसिव नहीं है, और इसी स्लोअर पेस की वजह से ऐसा इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडियन रुपी और इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड जो है वो स्ट्रेंथन हुआ है थर्सडे को। So despite a 75 BPS rate hike by US Federal Reserve as a key aspect of central bank commentary were perceived as an indication for future policy tightening that may occur at a slower pace in the world's largest economy. तो इसी एंटिसिपेशन की वजह से थर्सडे को थोड़ा सा गेन देखने को हमें मिला रुपी में। रुपी सेटल्ड एट 79.76 US per dollar against 79.90 in the previous close। तो पहले दिन का जो क्लोज था वो कितना था? 79.90, जो कि थोड़ा सा इम्प्रूव होकर के 79.76 हुआ। क्यों? क्योंकि यूएस फेडरल का पॉलिसी जो टाइटनिंग जो डिसीजन आया इंटरेस्ट रेट हाइक का, वो उतना एग्रेसिव नहीं था जितना एंटिसिपेट किया, जिसकी वजह से जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, ओवरसीज इन्वेस्टर्स हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, उनमें थोड़ा सा रिस्क एपेटाइट इंक्रीज हुआ, सर्टेनिटी इंक्रीज हुई उनके इन्वेस्टमेंट में, जिसका इम्पैक्ट हमें स्ट्रेंथनिंग इंडियन रुपी और स्ट्रेंथनिंग INR
के फॉर्म में देखने को मिला, और इसका इम्पैक्ट जो इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं उस पर भी पॉजिटिव विजिबल हुआ। तो रुपी में जो स्ट्रेंथ देखने को मिली, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द मोर इन्वेस्टमेंट इन एनएससी निफ्टी, एनएससी निफ्टी 50, बीएससी सेंसेक्स, और सिमिलर ट्रेंड हमें इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी देखने को मिला। यील्ड ऑन 10 years बेंचमार्क 6.54%, 2032 government bonds settled at 7.33%, 1 basis point lower than the Wednesday close. I hope that many of you might be knowing that bond prices and yields move inversely. So because of the hawkish perception that market and market participants are perceiving that Federal Reserve, US Federal, is being less hawkish, this Indian bonds, Indian rupee is performing well. अब देख लेते हैं article number 2 that is given on page number 4 of Business Standard. In 2020, India got highest trade aid from rich nations. So recently WTO और OECD ने एक रिपोर्ट जॉइंटली रिपोर्ट पब्लिश करी है, जॉइंट एड फॉर ट्रेड एट ग्लांस 2022, और इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारे रिवोल्यूशन हुए हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको कितनी ट्रेड एड मिली है, तो ओवरऑल जो ट्रेड कमिटमेंट्स हैं उनमें कितना इंक्रीज हुआ है, स्पेशली पैंडेमिक के ड्यूरेशन में, क्योंकि जो टाइम पीरियड कवर किया गया है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2020। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन और डेवलपमेंट की जॉइंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2020 में जो एड प्रोवाइड करी गई ट्रेड कमिटमेंट्स को वो 18% तक इंक्रीज हुई, एंड दैट रीच एन ऑल टाइम हाई ऑफ $64.6 बिलियन। और इस $64.6 बिलियन से अप्रॉक्सीमेटली $48.7 बिलियन का डिस्बर्समेंट हुआ ड्यूरिंग 2020, जिसमें से 4% का डिस्बर्समेंट केवल और केवल इंडिया को किया गया है, ऐसा कहना है WTO और OECD की जॉइंट रिपोर्ट का। सो एज पर दिस रिपोर्ट, इंडिया हैज रिसीव्ड द हाईएस्ट एड फॉर द ट्रेड इन 2020 एट $2.7 बिलियन फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज। हालांकि अगर पिछले साल से कंपेयर करें, 2019 से कंपेयर करें, तो जो ये एड इंडिया को मिली है $2.7 बिलियन की, ये डिक्रीज हुई है बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक। 2019 में यही एड $3.9 बिलियन की थी, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज ने इंडिया को दी थी कलेक्टिवली different bilateral trade arrangements के थ्रू in order to support the trade. So in spite of the decline into this trade aid, India is one of the country that has received the highest aid for trade in financial year 2020 at $2.7 billion as per the WTO. और WTO का ये कहना है कि जो ये ट्रेड एड होती है बेसिकली जो लीस्ट डेवलप इकोनॉमीज हैं उनके लिए है। तो ओवरऑल WTO का कहना है कि इंडिया कहीं से भी इस कैटेगरी में नहीं फॉल करता लीस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज में, ऑल्दो बिकॉज ऑफ different arrangement India is able to get the maximum share of this trade aid. तो जो ट्रेड एड होती है इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, तो बेसिकली इट इंक्लूड्स द ऑफिशियल डेवलपमेंटल सपोर्ट टू बिल्ड द सप्लाई चेन कैपेसिटी, trade related infrastructure to enable such countries to participate more and more in international trade. तो least developed economies को support करने के लिए developed economies जिस भी तरह की financial aid provide करते हैं least developed countries को, जिससे कि उनका भी participation international trade में increase हो सके, वो सारी trade को इस particular report में count किया गया है। इंडिया के बाद ऐसा कौन सा कंट्री जिसने सबसे ज़्यादा रिसीव किया है इस पर्टिकुलर ट्रेड में, दैट इज बांग्लादेश। तो बांग्लादेश इज द सेकेंड लार्जेस्ट रेसिपिएंट्स ऑफ दिस ट्रेड एड, फॉलोड बाय इजिप्ट, इथियोपिया, केन्या, वियतनाम, पाकिस्तान, मोरक्को, म्यांमार, इंडोनेशिया एंड अमंग अदर कंट्रीज। So India and Bangladesh were the top two countries that have received the maximum trade aid in 2020. Especially in case of India, this trade aid has been declined since 2019.
ये तो बात हो गई रिसीवर के साइड की। अगर आप बात करें गिवर या डोनर साइड्स की, तो इस कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस ऐसे रहे जिन्होंने ट्रेड एड्स प्रोवाइड करी? तो वर्ल्ड बैंक, यूरोपियन यूनियन इंस्टीट्यूशन, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड डेवलपिंग कंट्रीज सच एज जापान, यूएस, जर्मनी, फ्रांस आर अमंग द टॉप डोनर फॉर दीज एड्स। तो डब्ल्यू का यहाँ पर सीधा सीधा ये एलिगेशन, आप कह लीजिए इनडायरेक्ट एलिगेशन, ये बोला गया कि जो ऐसी ट्रेड एड जो कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए, लीस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज़ के लिए लाई गई हैं, और उसका जो बेनिफिट है वो इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री सबसे ज़्यादा ले रही है। हालांकि अब डेफिनेटली अगर ये रिपोर्ट आई है तो इंडिया के साइड से भी जो ट्रेड एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कुछ ना कुछ पॉइंट रेज किए होंगे। तो इंडिया के जो ट्रेड एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि जो ये रिपोर्ट है, जो ये रिपोर्ट OECD और WTO ने ज्वाइंटली पब्लिश करी है, जिसमें ये निकल करके आ रहा है कि इंडिया हैज़ रिसीव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एड अंडर द WTO इनिशिएटिव, दिस रिपोर्ट में बी एन इनकरेक्ट डिपिक्शन। क्या इनकरेक्ट डिपिक्शंस हैं? एक्सपर्ट्स का कहना है कि जहाँ जो क्लासिफिकेशन किया गया है इस रिपोर्ट में कि इंडिया के जिस एड को एड फॉर ट्रेड में काउंटर किया गया, एड फॉर ट्रेड में इंक्लूड किया गया है, दैट वर एक्चुअली नॉट रिसीव्ड। First thing, and India is a part of few bilateral cooperation agendas, but that does not translate aid from the developed nations. और इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में जो भी डेटा इंक्लूड किया गया है वो बायलैटरल अरेंजमेंट से जो ट्रेड इंडिया को मिल रही है वो भी इंक्लूड किया गया है। तो जो क्लासिफिकेशन किया गया है एड का एज पर द इंडियन एक्सपर्ट्स, एज पर द इंडियन इकोनॉमिस्ट, वो जस्टिफाइड नहीं, क्योंकि आप जिस चीज़ को एड फॉर ट्रेड बता रहे हैं इंडिया के लिए, वो एक्चुअली इंडिया के लिए बाईलैटरल कॉपरेशन है। वो किसी भी तरह के मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस या डेवलप इकोनॉमी से एज अ ट्रेड इंडिया को नहीं मिले। वो बाईलैटरल अरेंजमेंट्स की वजह से इंडिया को वो ट्रेड एड रिसीव हुई। जैसे कि जापान से मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंटल असिस्टेंस जो इंडिया लेता है वो बाईलैटरल होता है। और पैंडेमिक के वजह से अगर आप इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन को काउंट भी कर रहे हो तो पैंडेमिक के ड्यूरेशन में इंडिया और रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से बहुत सारे जो एड्स है इंडिया ने भी रिसीव किए जस्ट टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ द क्राइसिस। वो पर्टिकुलरली एड फॉर ट्रेड नहीं हो सकते कि पैंडेमिक के ड्यूरेशन में इंडिया को जो असिस्टेंस मिला, जो ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे जो एड मिला, फाइनेंशियल एड मिला, दैट कैन नॉट बी क्लासीफाइड एज एड फॉर ट्रेड। एड फॉर ट्रेड में वो सारे फाइनेंशियल एड्स या वो सारी फाइनेंशियल हेल्प आएंगी जो कि ट्रेडिंग को, स्पेशली ट्रेड्स या इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए डेवलप कंट्रीज प्रोवाइड करते हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। तो पहले तो बहुत सारे ट्रेड अभी रिसीव नहीं हुए, दूसरे जो क्लासिफिकेशन है ट्रेड एड को लेकर के वो भी जस्टिफाइबल नहीं है। इसके अलावा सेवरल न्यू एड फॉर ट्रेड प्रोजेक्ट्स वर लॉन्च टू स्पेसिफिकली एड्रेस द पैंडेमिक रिलेटेड चैलेंजेस। क्राइसिस के इम्पैक्ट को मिटिगेट करने के लिए, क्राइसिस निगेटिव इम्पैक्ट को हटाने के लिए, क्राइसिस में इंडिविजुअल्स ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर जो एड रिसीव हुई, वी कैन नॉट क्लासीफाई देम एज अ ट्रेड एड। And in 2020, approximately 4.7 billion such aid was allocated to COVID-19 related activities, and this translates into a share of 7% of the compared to the overall aid of that year. तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो रिपोर्ट में दिखाया जा रहा है दैट इज एक्चुअली miscellaneous aid that India has received from different purposes, from different sources, वो actually trade aid नहीं है, and this particular interpretation is actually incorrect. Although जो OECD और WTO की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग these are the top recipients in 2020: India, Bangladesh, Egypt, Ethiopia and Kenya. This is the data about 2019 and 18. You can just have the glimpse of it. बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत इसको नहीं है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 that is given on page number 6 of business standard. Card data storage, RBI relaxes rules for checkout on guest transactions. कार्ड टोकनाइजेशन को लेकर के हमने बहुत बार न्यूज़ कवर करी है। आरबीआई ने कई बार रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया है पेमेंट एग्रीगेटर कंपनीज को कि वो अपने प्लेटफॉर्म के लिए कार्ड टोकनाइजेशन करें, क्योंकि कस्टमर का किसी भी तरह का कार्ड, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड रिलेटेड डेटा स्टोर करना अब पेमेंट एग्रीगेटर कंपनीज को अलाउ नहीं है। हालांकि इस पर्टिकुलर रूल का इम्प्लीमेंटेशन बहुत पहले से होना था, बट बिकॉज ऑफ द टेक्निकल इश्यूज जो पेमेंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, दे वर एक्चुअली डिमांडिंग मोर एंड मोर रिलैक्सेशन एंड मोर टाइम फ्रॉम आरबीआई, और आरबीआई अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर से इस पर्टिकुलर रूल के इम्प्लीमेंटेशन को एक्सटेंड कर रहा था।
क्योंकि जो पेमेंट एग्रीगेटर कंपनीज हैं, एप्लीकेशंस, तो उनका ये कहना है कि अगर इस तरीके से कार्ड के स्टोरेज को अलाउ नहीं किया जाएगा तो डेफिनेटली दिस विल इम्पैक्ट द स्मूथ फंक्शनिंग, ईज ऑफ ट्रांजैक्शन, जो कि फीचर है, कि यूएसपी है इन पेमेंट एग्रीगेटर कंपनीज का, ये इम्पैक्ट करेगा। तो उसके लिए आरबीआई ने बोला था कि आप कार्ड का टोकनाइजेशन करा दीजिए, कार्ड की डिटेल मत स्टोर करिए, उस पर्टिकुलर टोकन नंबर को या टोकन आइडेंटिफिकेशन को यू कैन स्टोर इट, जिससे कि जो फैसिलिटी थी, ईज ऑफ ट्रांजेक्शन थी, वो भी बना रहेगा, और जो कस्टमर की यूनानिमिटी एनोनिमिटी है, जो कस्टमर का डेटा है, वो भी सेफ रहेगा, वो भी स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हो रही थी, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे इस आरबीआई के डिसीजन को लेकर के। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ रिलैक्स कार्ड ऑन फाइल डेटा स्टोरेज नॉर्म्स पर्टेनिंग टू गेस्ट ट्रांजेक्शंस चेकआउट। तो कुछ रूल्स में रिलैक्सेशन आरबीआई ने प्रपोज किया है। अब ये गेस्ट ट्रांजैक्शन चेकआउट्स क्या होते हैं ना, बेसिकली जो एक कंपनी थी पेमेंट एग्रीगेटर्स की, ये आरबीआई के पास गई, उन्होंने बोला कार्ड टोकनाइजेशन तो केवल उन्हीं कस्टमर्स तक किया जाता था जो हमारे रेगुलर कस्टमर्स, जो हमारा एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म जो है रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं। ऐसे भी हमारे प्लेटफॉर्म पर कस्टमर्स आते हैं जो कि गेस्ट होते हैं, सिर्फ एक बार दो बार ट्रांजेक्शन करके, दे डू नॉट मेक एनी लॉग इन अकाउंट और एनी डिटेल्स, वो सिर्फ एक दो ट्रांजैक्शंस करके दे एग्जिट द प्लेटफॉर्म, वो बेसिकली कोई लॉगिन या कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करते हैं। उनके लिए कैसे टोकनाइजेशन का जो काम है, ये टोकनाइजेशन की जो फैसिलिटी है, वो कैसे उनके लिए अप्लाई करी जा सकती है। तो इस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फिलहाल के लिए जो गेस्ट ट्रांजैक्शन चेकआउट्स हैं, उनके लिए कुछ दिन का डेटा स्टोरेज अलाउ कर दिया, कार्ड ऑन फाइल डेटा स्टोरेज अलाउ कर दिया है। कितने दिन के लिए? तो जो नॉर्म्स में चेंज किए, एज पर द रीसेंट चेंज नॉर्म, नाउ द कार्ड नेटवर्क, द मर्चेंट और इट्स पेमेंट एग्रीगेटर इन्वॉल्व इन द सेटलमेंट ऑफ दिस गेस्ट ट्रांजेक्शन चेकआउट, दे कैन सेव द कस्टमर डेटा, customer data here means credit card data, debit card data, for a maximum of t plus 4 day और टिल द सेटलमेंट डेट, मतलब जब तक वो ट्रांजेक्शन या तो सेटल हो जाए या ट्रांजेक्शन प्लस 4 डे, यानी अप्रॉक्सीमेटली 5 डेज तक वो डेटा सेव करके रख सकते हैं वो पेमेंट एग्रीगेटर या मर्चेंट या कार्ड नेटवर्क प्रोवाइडर। एक्वायरिंग बैंक के लिए अप्रॉक्सीमेटली 1 साल का टाइम दिया गया। एक्वायरिंग बैंक हैव बीन परमिटेड टू स्टोर द कार्ड ऑन फाइल डेटा until January 2023 for handling other post-transaction related activities or complaints or services। तो गेस्ट अकाउंट के लिए फिलहाल के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो नॉर्म्स हैं टोकनाइजेशन को लेकर के, वो ईज आउट कर दिए हैं। हालांकि जो एक्चुअल टोकनाइजेशन का टाइम पीरियड था कि अक्टूबर 2020, उसको आरबीआई ने एक्सटेंड नहीं किया, ये सिर्फ गेस्ट ट्रांजैक्शन चेकआउट्स के लिए हुआ है। जो रेगुलर टोकनाइजेशन का लॉ था, जो नॉर्म्स था, जो इंप्लीमेंट होना था, जो 2 बार ऑलरेडी एक्सटेंड हो चुका है, उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कह दिया है कि कोई भी पेमेंट एग्रीगेटर, मर्चेंट, कार्ड नेटवर्क प्रोवाइडर आर नॉट अलाउड टू सेव द कस्टमर डेटा और कार्ड ऑन फाइल डेटा, और उसके लिए जो भी अरेंजमेंट्स हैं वो अक्टूबर 2022 से पहले हो जाने चाहिए। इट मीन्स जो भी कस्टमर है उनका आप डेटा का कार्ड का टोकनाइजेशन करिए, और उनके जो भी क्रेडिट कार्ड्स और जो फाइनेंशियल डिटेल्स आपने स्टोर कर रखी फॉर फैसिलिटेटिंग द ट्रांजेक्शन, वो सब अब रिमूव कर दीजिए। अगर हम देखें इस टोकनाइजेशन के नॉर्म को, तो उसकी जो सबसे पहली डेडलाइन थी वो कब थी? January 1, 2021। इसके बाद इंडस्ट्री ने बोला कि अभी टोकनाइजेशन में बहुत टाइम लगेगा, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, कस्टमर अवेयर नहीं है, इट विल टेक टाइम। तो आरबीआई ने उसको एक्सटेंड कर दिया July 1, 2022 तक। इसके बाद आरबीआई ने उसे फिर नेक्स्ट 3 मंथ तक और एक्सटेंड कर दिया, बट इस बार आरबीआई इज़ श्योर कि अक्टूबर 1 से जो टोकनाइजेशन का नॉर्म है, ये जो नया डेटा सेफ्टी नॉर्म है, ये एप्लीकेबल होगा, और जितने भी मर्चेंट, पेमेंट एग्रीगेटर कंपनीज, कार्ड इशूर, इन सबको ये नॉर्म फॉलो करना पड़ेगा। और इस ड्यूरेशन में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको फैसिलिटेट करें कि दे कैन मेक देयर कार्ड टोकनाइज्ड। So let us see how these payment players create the public awareness, how they will actually ensure that all the stakeholders on a same platform before October 1। क्योंकि अगर ये नहीं हो पाया तो बहुत ज़्यादा लॉस होगा जी पे और पेटीएम जैसे कंपनीज, क्योंकि इनका सबसे जो यूएसपी, जो उनका यूनिक सेलिंग पॉइंट है, दैट इज़ ईज ऑफ ट्रांजैक्शन। हर बार कार्ड डिटेल्स आपको एंटर नहीं करनी पड़ती, लेकिन अगर ये कस्टमर को बार बार ये एक्सपीरियंस करना पड़ा कि जितनी बार वो ट्रांजैक्शन कर रहा है वो कार्ड डिटेल्स, उन्हें सारे डिटेल्स, लॉगिन डिटेल्स एंटर करने, तो डेफिनेटली कस्टमर विल प्रेफर द अदर
प्लेटफॉर्म्स और अदर मोड ऑफ पेमेंट, तो जिससे कि जो ये कंपनीज हैं इनको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। सो लेट्स सी कि कैसे ह्यूज जो यूज़र बेसिस को टोकनाइजेशन की जो प्रोसेस में लाते हैं ये पेमेंट एग्रीगेटर कंपनीज। अभी तक 200 मिलियन टोकन्स हैव बीन क्रिएटेड अक्रॉस अ नेटवर्क सिंस दिसंबर 2021। गेस्ट चेकआउट ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं हमने डिस्कस किया, जिनका कोई लॉगिन डिटेल्स या कोई अकाउंट क्रिएट नहीं होता उस प्लेटफॉर्म पर, वो सिंपली हर बार कार्ड इंटर्स जो है कार्ड डिटेल्स जो है वो एंटर करते हैं पेमेंट के लिए। मोस्टली वो एक दो पेमेंट्स करते हैं और वो उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के परमानेंट कस्टमर नहीं होते। एंड दिस इज कॉल्ड एज गेस्ट चेकआउट ट्रांजेक्शन्स और नॉन टोकनाइज ट्रांजेक्शन। और इसी के लिए नॉर्म्स को रिलैक्स किया है आरबीआई ने कल। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत हैंडेड ओवर टू नेवी। इंडिया ने 1961 में यानिस विक्रांत यूके से इंडक्ट किया था, या हम बोले यूके से एक्वायर किया था। एंड दिस करियर प्लेड अ स्टेलर रोल इन 1971 वॉर। 1971 वॉर जो पाकिस्तान के साथ हुआ था, जिसमें बांग्लादेश दैट लेड टू द बर्थ ऑफ बांग्लादेश। इस पर्टिकुलर वॉर में दिस पर्टिकुलर आईएनएस विक्रांत हैज़ प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो 1961 में इसको इंडिया ने एक्वायर किया था यूके से। और इसके बाद 1997 में दिस पर्टिकुलर आईएनएस और दिस पर्टिकुलर विक्रांत आईएनएस विक्रांत हैज़ बीन decommissioned, but before it from 1961 to 1997 it serves the Indian Navy very well। और 1997 के बाद से बेसिकली ये जो आईएनएस विक्रांत है ये मुंबई के म्यूजियम में इसका प्रेजेंटेशन होता था। एंड आईएनएस विक्रांत वाज फॉलोड बाय द Centaur class carrier that is HMS, which was rechristened in India as INS Virat and served the Indian Navy from 1987 to 2016। तो फिलहाल हम अभी यहाँ आईएनएस विक्रांत की बात करें तो आईएनएस विक्रांत जिसने इंडियन नेवी को 1961 से लेकर के 1997 तक सर्व किया और इसके बाद उसको 1997 से जो मुंबई का जो म्यूजियम है वहाँ पर इसका प्रेजेंटेशन हो रहा है। बट इसको दोबारा से विजिट किया जा रहा है, इसको दोबारा से पुनर्जीवित किया जाने का डिसीजन लिया गया था, दोबारा से इसको रीबिल्ड करके रिनोवेट करने का डिसीजन हुआ था। तो फाइनली जो आईएनएस विक्रांत का जो रिजरेक्शन होना था वो हो चुका है कल कोचीन के शिपयार्ड में सीएसएल इंडिया में। इंडिया का जो फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर दोबारा से रीबॉर्न हुआ है, इसने रीबॉर्न हुआ एंड इट इज़ नाउ रीबॉर्न एज अ फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएसी, फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर। और इंडिया के जो वॉरशिप बिल्डर्स हैं स्पेशली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, उसके लिए तो ये एक विजय दिवस की तरह की आईएनएस विक्रांत को दोबारा से रिवाइव कर लिया गया, क्योंकि आईएनएस विक्रांत हैज़ बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट वॉरशिप इन केस ऑफ इंडियाज हिस्ट्री। फाइनली कल कोचीन शिपयार्ड में इस पर्टिकुलर आईएनएस विक्रांत को इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप जो एयरक्राफ्ट है उसको इंडियन नेवी को सौंप दिया गया है। और वापस से आईएनएस विक्रांत जो है वो इंडियन नेवी के साथ इंडक्शन में आ गया है। सो इट इज़ अ वेरी हैप्पी मोमेंट कि एक दोबारा से पुराने से वॉरशिप को इंडिया के जो वॉर बिल्डर्स हैं उन्होंने वापस से रिजरेक्ट किया है। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। 5G ऑक्शंस एंटर्स 4 डे एज टेलकॉस अप द गेम इन यूपी। तो चौथे दिन लगातार जो 5G ऑक्शंस है वो कंटिन्यू रह रहा है। जो टेलीकॉम कंपनीज है दे आर पार्टिसिपेटिंग with so much enthusiasm for different spectrum. So now the 5G spectrum auctions will enter the fourth days as telecoms are engaged in unexpected competitions to get the airwave used for both 2G and 4G services. और इस बार जो बैटल होगा जो आज होगा वो बेसिकली यूपी ईस्ट के लिए होगा। द टोटल tally from the sale of airwaves has moved up marginally in last 2 days। हालांकि पहले दिन बहुत ह्यूज अमाउंट का रिवेन्यू ऑक्शन देखने को मिला था, बट लास्ट 2 डेज अगर बोले दूसरे और तीसरे दिन बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ। इंक्रीमेंटल इंक्रीज देखने को मिला। अप्रॉक्सीमेटली 1.5 ट्रिलियन का जो टारगेट रखा था गवर्नमेंट ने या बोल सकते डॉट ने या
मिनिस्ट्री ने अभी फिलहाल के लिए वो टारगेट अचीव नहीं हुआ. एट द एंड ऑफ द 3 days 16 राउंड्स ऑफ बिडिंग हैज बीन डन एंड देयर इज नो ऑक्शन इन एनी फ्रीक्वेंसी बैंड अदर देन 1800 megahertz that is used for 2G and 4G services. और यूपीस जो कि कंट्री का लार्जेस्ट बोल सकते हैं सर्किल है, टेलीफोनी सर्किल है इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर्स. तो अब आज उसके लिए कंपटीशन होगा टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज के बीच में. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. यूएस जीडीपी श्रिंक्स अगेन रेजिंग रिसेशन फियर्स. यूएस के कॉमर्स डिपार्टमेंट के जो प्रिलिमिनरी एस्टिमेट्स हैं यूएस की जीडीपी को लेकर के वो रिलीज़ हुए और उसके अकॉर्डिंग जो जीडीपी रहा है यूएस का वो अप्रॉक्सीमेटली 0.9% रहा एनालाइज रेट में, जो कि 1.6% से डिक्लाइन हुआ था. कब? फर्स्ट 3 months ऑफ दिस पर्टिकुलर ईयर. तो 2022 के जो फर्स्ट 3 months थे उसमें जो जीडीपी था वो 1.6% से डिक्लाइन हुआ था, जो कि अब 0.9% पर पहुंच गया है. And this GDP number by Commerce Department, US Commerce Department, is somewhere indicating that US economy or the world's largest economy is all set to go for recession because of the high inflationary concern. और अगर पर्सनल कंजप्शन की बात करें जो कि यूएस की जीडीपी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, पर्सनल कंजप्शन, उसमें केवल 1% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले पीरियड से पिछले टाइम पीरियड जो कि 3 months का जो प्रोजेक्शन था, जो 3 months के डेटा रिलीज हुए थे इनिशियल 3 months के, उससे भी कम है. तो पर्सनल कंजप्शन कहीं ना कहीं डेसिलरेट कर रहा है जिसका इम्पैक्ट जीडीपी पर देखने को मिल रहा है. और इस बार जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रहा वो अप्रॉक्सीमेटली 0.9% तक फॉल किया एंड रेट आफ्टर 1.6% डिक्लाइन इन द फर्स्ट 3 months ऑफ दिस ईयर. तो जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, कमोडिटीज़ के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उसका इम्पैक्ट हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स और जनरल फाइनेंशियल कंडीशंस की टाइटनिंग के फॉर्म में दिख रहा है. और जिसका इम्पैक्ट अगर जिस तरह से यूएस फेडरल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करा, डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट जीडीपी पर तो विजिबल हो गई. और वही हो रहा है. अगर यूएस जैसी इकोनॉमी वर्ल्ड में अगर रिसेशन पे जाती है तो डेफिनेटली इंडिया जैसे कंट्रीज़ या कोई भी कंट्री इस पर्टिकुलर इवेंट से अनटच्ड नहीं रह सकता. दैट इज़ वाई इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स एंड गवर्नमेंट्स आर कीपिंग टाइट आइज ऑन द नंबर्स दैट आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय यूएस ऑन इट्स ओन इकोनॉमी. हालांकि बहुत सारे यूएस के जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका ये कहना है कि अभी फ़िलहाल के लिए जो मार्केट लेबर मार्केट है वो स्ट्रॉन्ग है, इसलिए यूएस जो है वो फ़िलहाल के लिए रिसेशन पे नहीं जा रहा. लेकिन जो नंबर्स हैं वो कुछ और ही इंडिकेट कर रहे हैं. तो लेट अस सी what will happen in future. As of now, US GDP numbers are not very encouraging. That is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.